हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम जो बेलमेंट एंड प्लेज का चैप्टर कर रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक कर रही हैं, दैट इज़ बेलीज लाइन। तो हमने कहा था कि राइट ऑफ लाइन होता है बेली को। तो बेलीज लाइन जो है वो किस किस केस में हो सकता है उसके बारे में बताया है। लाइन सिग्निफाइज द राइट ऑफ ए पर्सन हु हैज़ पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर टू रिटेन सच पोजेशन अनटिल ए जो डेट और ड्यू है वो सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक वो गुड्स जो उसके पोजेशन में है उसको वो अपने पास रख सकता है जब तक वो पर्सन उसको सेटिस्फाई नहीं करता जो डेट ड्यू है। इट इज़ ए राइट इन वन पर्सन टू रिटेन दैट विच इज़ इन हिज पोजेशन बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, और उससे वो अपनी डिमांड है जो कर सकता है। दो तरह का राइट ऑफ लाइन हो सकता है, एक होता है पर्टिकुलर लाइन, एक होता है जनरल लाइन। पर्टिकुलर लाइन क्या है? अ पर्टिकुलर लाइन इज ए राइट ऑफ द बेली टू रिटेन द गुड्स इन हिज कस्टडी अंटिल ही रिसीव्स द ड्यू रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दम। तो पर्टिकुलर लाइन वो है कि उस पर्टिकुलर गुड्स को वो अपने पास रख सकता है जिसके ऊपर उन्होंने कोई काम किया है, तो उसके ऊपर कोई अमाउंट ड्यू है, उसकी उस रेम्यूनरेशन ड्यू है उस पर जो उसने काम किया है उसके लिए, तो उसको वो रिटेन कर सकता है उन गुड्स की अपने पास पोजेशन। दैट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर लाइन। तो इट मीन्स उस पर्टिकुलर काम के लिए जो उसने उसके ऊपर किया है। वेयर ए बेली हैज़ स्पेंड सम labor or money on the goods bailed, he has a right of retaining possession of those goods until his claim in respect of them is satisfied. So where the bailee has in accordance with the purpose of bailment rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed, he has in the absence of contract to contrary a right to retain such goods until he received due remuneration for the services he has rendered in respect of them. तो जो भी सर्विसेज उसने रेंडर की हैं उन सर्विसेज के लिए उसको वो रिटेन कर सकता है अपने पास, ताकि उसकी रेम्यूनरेशन जब तक उसको पे नहीं हो जाती। दिस राइट ऑफ लाइन एक्सटेंड्स ओनली टू रिटेंशन एंड नॉट टू राइट ऑफ सेल। नहीं कर सकता उन गुड्स को, सिर्फ रिटेन कर सकता है अपने पास। दस वेयर ए बेलर सेंड्स हिज कार टू द बेली फॉर रिपेयर। मान लो एक बंदे ने, बेलर ने अपनी कार बेली जो है उसको रिपेयर करने के लिए दी है, तो बेली जो है राइट ऑफ लाइन है उसका कार को अपने पास रख सकता है जब तक उसकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर के खर्चे उसको नहीं मिल जाते। बिफोर ए बेली कैन एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लाइन, तो फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए लाइन के लिए, पर्टिकुलर लाइन के लिए। फर्स्ट, द बेली मस्ट हैव रेंडर्ड सम सर्विसेज, उसमें जिसमें पर्सनल लेबर एंड स्किल्स यूज़ की हो वो उसने सर्विसेज दी हों उस गुड्स के लिए। सेकेंड, द लेबर और स्किल मस्ट हैव बीन एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द, जिस पर्पज़ के लिए उसके पास आई थी उसी पर्पज़ के लिए वो काम है जो उस पर ऊपर किया गया हो, वो लेबर स्किल लगाई गई हो। थर्ड, ए बेली अंडर ए पर्टिकुलर लाइन कैन रिटेन ओनली दोज गुड्स जिसके ऊपर उसने कोई काम किया है जो एक्सपेंसेस किए हैं, ना कि अगर उसके पास दो तरह की गुड्स बेलर की आई हुई हैं तो वो दूसरी तरह की गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता जिसके ऊपर उसने पर्सनल स्किल्स एंड लेबर यूज़ की है, सिर्फ उन गुड्स को रख सकता है। द राइट ऑफ लाइन डज नॉट अक्योर अंटिल द सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म। जब तक आपने सर्विसेज नहीं कर दी और रेम्यूनरेशन आपकी ड्यू नहीं हो जाती तब तक आप राइट ऑफ लाइन है जो उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पोजेशन ऑफ गुड्स बाय द बेली इज एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट अ लाइन। तो पोजेशन ऑफ गुड्स उसके पास होनी चाहिए, अगर पोजेशन उसके पास से चली जाती है तो उसके पास राइट ऑफ लाइन नहीं रहेगा। द बेली कैन एक्सरसाइज दिस लाइन प्रोवाइडेड देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी। तो ऐसा कोई नहीं था कि जो पेमेंट है वो नहीं देगा या देना इन फ्यूचर देगा तो वो राइट ऑफ लाइन यूज़ नहीं कर सकता अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था। इफ़ ऑल द अबव मेंशन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो बेली है जो वो राइट ऑफ लाइन है जो उसको एक्सरसाइज कर सकता है। दो पॉइंट इसमें और नोट करने वाले जरूरी हैं। द बेली रिटेनिंग गुड्स और एक्सरसाइजिंग लाइन कैन नॉट चार्ज बेलर फॉर द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कीपिंग दैम। जब उसने रिटेन कर ली उस गुड्स को तो उस रिटेन के लिए जो अपनी गुड्स पोजेशन में उसने रखी है राइट ऑफ लाइन यूज़ करके उसको की केयर के लिए कुछ खर्चे वो कर देता है तो उसके लिए बेलर लायबल नहीं होगा। सेकेंड, द बेली कैन नॉट एक्सरसाइज इज लाइन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई एक्सपेंसेस अगर बेली ने किए हैं तो उसके लिए वो राइट ऑफ लाइन यूज़ नहीं कर सकता। ये था पर्टिकुलर लाइन। उसके बाद सेकंड है जर्नल लाइन। जर्नल लाइन क्या है? जर्नल लाइन इज ए राइट टू रिटेन द गुड्स ऑफ अनदर एज ए सिक्योरिटी फॉर ए जर्नल बैलेंस ऑफ अकाउंट।
आपने किसी चीज़ पे भी आपका पैसा ड्यू हो, जो चीज़ उसके पोजेशन में हो उस चीज़ को वो क्या कर लेगा, उस पर राइट ऑफ लाइन यूज़ कर लेगा। मतलब जब हमने कहा था 2 तरह की गुड्स है, तो एक तरह की गुड्स को वो क्या कर सकता है, अंदर रिटेन कर सकता है जिसके उस पर उसकी अमाउंट ड्यू है, दूसरी तरह की गुड्स नहीं रख सकता। लेकिन जनरल लाइन में अगर उसका कोई बैलेंस ड्यू है तो वो कोई भी तरह की चीज़ है जो उसके पोजेशन में है उसको रिटेन है जो कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड जनरल लाइन। According to section 170 deal with Bailey's particular line, section 171 refers to the journal line. Journal line with bankers, factors, wharfingers, attorneys and policy brokers may claim on the goods billed as security for journal balance of account, जो उनका बैलेंस है उसके अगेंस्ट वो रिटेन कर सकते हैं। नो अदर पर्सन एक्सेप्ट दोज मेंशन, उसके अलावा कोई भी बंदा राइट ऑफ लाइन है जो उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो द राइट ऑफ जर्नल लाइन हैज़ बीन कंकर्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ बेलीज, बैंकर्स, फैक्टर्स और फिंगर्स, इनको हम बार बार एक्सप्लेन करते हैं, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। जर्नल लाइन ऑफ बैंकर्स क्या है, एक बैंकर है, एक बैंक में आपके मान लो कि 2 खाते हैं, तो बैंकर जो है एक लोन का खाता है, एक आपका डिपॉजिट का खाता है। तो डिपॉजिट के खाते में आपने पैसे जमा कराए और आपकी अमाउंट ड्यू है लोन की, तो वो आपके जो सेविंग वाला जो डिपॉजिट वाला खाता है उसकी अमाउंट को लोन खाते में ट्रांसफ़र करके उसको क्लियर कर सकता है, दैट इज़ जर्नल लाइन। तो वो किसी की भी तरह की पेमेंट जो आपकी और पड़ी है उसको उसमें यूज़ कर सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड जर्नल लाइन ऑफ बैंकर्स। सेकेंड है फैक्टर्स। फैक्टर मीन्स ऑफ एजेंट इंटरेस्टेड विद पोजेशन ऑफ द गुड्स हैं, जो सेलिंग करने के लिए उसको प्रिंसिपल ने दी हैं। अ फैक्टर हैज़ ए राइट ऑफ जर्नल लाइन ओवर द गुड्स बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल विच आर इन द पोजेशन फॉर द जर्नल बैलेंस ऑफ अकाउंट। अगर मान लो उस बंदे ने जो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है फैक्टर, उसने कोई पैसा लेना है अपने प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल ने कुछ उसको गुड्स हैं जो सेल करने के लिए दी हुई हैं, तो जो गुड्स उसके पोजेशन में है उनके ऊपर किसी भी तरह की गुड्स के ऊपर वो उसको रिटेन कर सकता है, चाहे उन गुड्स के ऊपर उसकी अमाउंट ड्यू नहीं है, कोई और गुड्स के ऊपर उसकी अमाउंट ड्यू थी। वार्फिंगर्स, वार्फ मीन्स अ लोडिंग स्टेज अलॉन्गसाइड अ सी और रिवर पे, जब मतलब पानी के थ्रू जब गुड्स हैं जो वो भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसकी लोडिंग और अनलोडिंग की, जब हम समुद्री जहाज वगैरह पे लोड करते हैं उसको वार्फिंगर्स की बात हो रही है। वार्फिंगर्स मीन्स ए पर्सन हु ओन्स और हैज़ द केयर ऑफ अ वार्फ, तो जो बंदा वो उस वेसल का या उस शिप का जो केयर करेगा उसको बोलते हैं। वार्फिंगर हैज़ ए जर्नल लाइन ऑन द गुड्स, कि अगर उसके कोई चार्जेस ड्यू हैं तो जो भी गुड्स उसकी पोजेशन में है उन गुड्स को वो रिटेन कर सकता है, जर्नल लाइन उस पर यूज़ कर सकता है। इट मीन्स ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं एक तरह की आप। अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैव गॉट ए राइट ऑफ जर्नल लाइन। दे हैव जर्नल लाइन टू रिटेन पेपर्स और आर्टिकल्स डिलीवर टू देम बाय देयर क्लाइंट्स अंटिल देयर फीस इज पेड। तो जब तक उसकी फीस नहीं पे की आ जाती तब तक वो उसको रिटेन कर सकते हैं जो हाई कोर्ट के अटॉर्नी होते हैं। इंग्लैंड ए सॉलिसिटर हैज़ लाइन टू रिटेन द क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट एंड आर्टिकल्स अंटिल हिज चार्जेस आर पेड। इन इंडिया जनरली द इंग्लिश लॉ इज फॉलोड इन दिस कनेक्शन। सेम दोनों जगह रूल है जो फॉलो हो रहे हैं क्योंकि हम भी इंग्लिश लॉ को इसमें फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी ब्रोकर्स। ए पॉलिसी ब्रोकर इज ए पर्सन हु एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट टू इफेक्ट मैराइन इंश्योरेंस। ही इज़ एंटाइटल टू एक्सरसाइज द लाइन ऑन द पॉलिसी ऑफ हिज ब्रोकरेज, अगर उसकी ब्रोकरेज है जो ड्यू है। तो ये थी पार्टीज़ कि कौन कौन सी पार्टी जनरल लाइन है जो यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद एक टॉपिक बेटा आपके पास है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, जनरल लाइन और जो आपका पर्टिकुलर लाइन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पर्टिकुलर लाइन एंड जनरल लाइन। पर्टिकुलर लाइन कैन बी एक्सरसाइज ओनली अगेंस्ट द गुड्स ऑन विच बेली हैज़ रेंडर्ड सम सर्विसेज, जिस पे उसने दिए सिर्फ उन्हीं को रिटेन कर सकता है अपने पास। जनरल लाइन जो है एक्सरसाइज अगेंस्ट एनी गुड्स और प्रॉपर्टी अंडर पोजेशन जो उसके पास है उसके ऊपर यूज़ कर सकता है। पर्टिकुलर लाइन कैन बी एक्सरसाइज ओनली फॉर अमाउंट जितनी उसके ऊपर ड्यू है, लेबर स्किल्स जिस पे उसमें यूज़ किए हैं सिर्फ उसके लिए। एंड जर्नल लाइन कैन बी एक्सरसाइज फॉर ए जर्नल बैलेंस ऑफ अकाउंट, जो उसका बैलेंस है। पर्टिकुलर लाइन कैन बी एक्सरसाइज बाय ऑल द बेलीज, जितने भी हैं सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जर्नल लाइन सिर्फ जो पार्टीज मेंशन की गई हैं जैसे कि बैंकर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वारफिंगर्स हैं, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट है, पॉलिसी ब्रोकर्स हैं, सिर्फ यही बंदे जर्नल लाइन है जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन पर्टिकुलर लाइन एंड जर्नल लाइन। इसके बाद हमारे पास हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेलीज। अभी तक हमने राइट्स ऑफ बेली किए हैं जिसमें हमने राइट ऑफ लाइन को डिटेल में किया है। उसके बाद हमारे पास है ड्यूटीज़ ऑफ बेली। ड्यूटी ऑफ बेली में है, फर्स्ट है ड्यूटी ऑफ रीजनेबल कर। हमने पहले भी बोला था जो राइट्स ऑफ बेलर हैं वो ड्यूटीज़ ऑफ बेली बन जाएंगी और जो राइट्स ऑफ बेली हैं वो
जो हैं वो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर बन जाएंगी। तो यहाँ देखिए ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, तो यहाँ पे है कि जो बेली है उसको रीजनेबल केयर करनी है, जो गुड्स उसके अंडर उसको बेलमेंट के एग्रीमेंट में मिली हैं उनकी प्रॉपर केयर है जो करनी है, जैसे वो अपनी गुड्स की करता है। अगर उसने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग केयर की है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर गुड्स को कोई डैमेज हो जाता है। लेकिन इफ़ द केयर डिवोटेड बाय द वेली फॉल्स द लॉ दिस स्टैंडर्ड से नीचे जाती है द ही विल लाइबल फॉर द लॉस जो भी इंकर हुआ है उन गुड्स के कारण बेलर को, ठीक है। लेकिन बेली कैन नॉट बी हेल्ड आंसरेबल फॉर एनी एक्ट ऑफ गॉड, जैसे फायर लगी, वॉर होगी, फ्लड्स हो गए, तो ये गॉड के थ्रू हैं तो इनके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस केस में वो लाइबल नहीं है। लेकिन अगर गुड्स को ताला लगाना था और बेली ने लगाया नहीं है तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। द ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर है जो वो फर्स्ट ड्यूटी है बेली की। सेकेंड है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स। जब किसी की गुड्स हमारे पास पड़ी हैं तो हम बिना मर्जी से, जितनी हमारी अथॉरिटी नहीं है उससे ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते। गुड मस्ट बी यूज बाय द बेली स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पज ऑफ विच दे हैव बीन बेल्ड टू हिम। जिस पर्पज़ के लिए उसके पास आई हैं सिर्फ आपने वही पर्पज़ उसका पूरा करना है। जैसे कि आपके पास कार है, वो रिपेयर के कर लिए आई है, लेकिन आप उसको चला के अपने किसी फंक्शन में ले जाते हो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आप रिस्पॉन्सिबल, यू आर यूजिंग अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स, क्योंकि वो जो कार है आपके पास सिर्फ रिपेयर होने के लिए आई थी। ये थी ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स। तो एक ये भी ड्यूटी है बेली की कि जो गुड्स हैं बेलर की वो अपनी गुड्स के साथ मिक्स ना करें उनको, क्योंकि और तो अगर मिक्स कर लेता है तो ये रूल्स अप्लाई होते हैं सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग। इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, मिक्स करता है गुड्स को अपनी गुड्स के साथ, द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन मिक्सचर, जो है उसमें कितना कितना शेयर उसका है उसकी प्रपोर्शनेट कर लेंगे। सेकेंड, इफ गुड्स उसमें मिक्स कर दी गई हैं पर गुड्स है विदाउट द कंसेंट ऑफ द वेलर हैं, द गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइड की जा सकती हैं, तो उसको सेपरेट और डिवाइड किया जाएगा और जितना भी सेपरेट और डिवाइड करने का खर्चा होगा वो सारा बेली बियर करेगा। थर्ड है वेयर द गुड्स मिक्सड हो गई हैं विदाउट कंसेंट है और उनको अब सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो सच केस बेलर इज एंटाइटल टू बी कंपनसेट किया जाएगा बेली के द्वारा जो भी लॉस उसकी गुड्स का हुआ है उसके कारण। तो ड्यूटी जो है बेली की कि वो अपनी गुड्स को बेलर की गुड्स के साथ मिक्स ना करें। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू सेट अप एनी एडवर्स टाइटल अगेंस्ट द बेलर। तो बेली की जो है वो नॉट अथराइज टू सेट अप द प्लिया ऑफ जस्टिटी, दैट इज टू से दैट द गुड्स हैं जो बिलोंग टू ए थर्ड पर्सन नहीं कह सकता। द बेली इज स्टॉपल फ्रॉम चैलेंजिंग द राइट ऑफ द बेलर टू रिसीव द गुड्स बैक। तो बेली जो है वो थर्ड पर्सन की कह के गुड्स हैं जो उनको वापस नहीं ले सकता। इवन इफ देयर इज ए पर्सन हु हैज़ ए बेटर टाइटल टू द गुड्स देन द बेलर, द बेली में सेफली रिटर्न द गुड्स टू द बेलर एंड ही विल नॉट बी लाइबल टू द ऑनर ऑफ द कन्वर्जन। मान लो कि ए है, एक बी है, ए बेलर है जिसने गुड्स बी को दी हैं रिपेयर के लिए कुछ भी, तो बेली जो है उसको बाद में बी को पता चलता है ये गुड्स हैं जो एक्चुअल में सी की हैं और सी क्लेम करता है उसको, तो जो बी है उसको वो सी को नहीं देगा, वो गुड्स किसको हैंड ओवर करेगा, ए को, बेलर को। उसके बाद उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, ए अपने आप उसका मैटर जो है सी के साथ सॉल्व करेगा। ड्यूटी टू रिटर्न एनी असर्शन टू द गुड्स, ए बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट अक्यूरिंग फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। तो अगर आपके पास बेलमेंट के लिए गुड्स रखी गई हैं तो उस दौरान उससे कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट बेलर को वापस करना बनता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 166 द बेलर इज एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट्स एक्योरिंग फ्रॉम द गुड्स बेल्ड अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। बाकी जो अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिसाइड होगा तो उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज अगर बेलमेंट के दौरान बेली के पास कुछ प्रॉफिट्स आ जाते हैं उस गुड्स के जो उसने बेलमेंट के लिए दी थी तो वो प्रॉफिट्स जो हैं वो बेलर के ही होंगे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। सेक्शन 160 imposes a duty on the bailey to return or deliver the goods bailed. He must deliver back the goods as soon as the time for which they were bailed has expired. तो कहता क्या है कि ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, इम्पोज ए ड्यूटी ऑन द बेली टू रिटर्न करनी है उसने गुड्स हैं जो, ही मस्ट डिलीवर बैक द गुड्स एज सुन एज जो टाइम है उसका एक्सपायर हो गया, जितने देर के लिए उसको बेलमेंट के लिए दी थी, जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसको नाल के साथ उसको वापस देना है। द बेली हैज़ नो राइट टू कीप द
goods and he must retain them without waiting for a demand. The duty to return by the bailey should be carried out according to the directions given by the bailor in this behalf. जैसे उसने डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग उसको उसने वापस करनी है. A bailey who redelivers the goods to the bailor or upon his direction in ignorance of his lack of title, it is not liable to the rightful owner. तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि अगर गुड्स जो हैं बेली ने बेलर को वापस कर दिए हैं लेकिन उसको इग्नोरेंस है कि इसका असली ऑनर कौन है तो वो लायबल नहीं होगा असली ऑनर को, फिर गुड्स बेलर को वापस क्यों कर दी गई हैं. तो ये थी कुछ ड्यूटीज़ ऑफ बेली. उसके बाद राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं. इफ़ ए थर्ड पर्सन रॉन्गफुली कॉजेज इंजरी टू द गुड्स हैं जो बेलमेंट के अंडर रखी गई हैं उन गुड्स को और जो पोजेशन में बेली की थी, द बेली इज इंटाइटल्ड टू द फाइल ए सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर अंडर सेक्शन 180 एंड एक्शन कैन बी ब्रॉट आइदर बाय द बेलर और बाय द बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर. दोनों में से कोई भी कर सकता है. द बेली कैन मेंटेन एन एक्शन बाय द विर्चू ऑफ हिज पोजेशन है जो गुड्स में उसके साथ किया है, और जो बेलोर है ये कि आई एम द ऑनर ऑफ द गुड्स, और जो गुड्स हैं जो उसको इसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. एनीथिंग रिकवर्ड इन सच सूट शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द बेलर एंड बेली अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा जो उनके बीच में डिसाइड होगा. तो ये था बेटा आज हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली का टॉपिक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.